हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है वेव स्टूडियो केयर में। तो दोस्तों बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस हमारी चल रही हैं, जिसमें दोस्तों हरियाणा के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं सीआरएसयू एमडीयू किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, न्यू है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ज्ञान प्राप्त करने की जो विधि है, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये 2017 में, 2018 में, 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है लॉन्ग में। तो दोस्तों इसलिए क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, तो हमें ये क्वेश्चन को ध्यान से देखने होंगे और समझने होंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कहा जा रहा है कि मानव जो है, मनुष्य जो है, वो प्रकृति से ही जिज्ञासाशील है और जिसके कारण वो आसपास के वातावरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रेरित रहता है। वो हमेशा उत्सुक रहता है जानकारी अपने आसपास के बारे में प्राप्त करने के लिए। परंतु यह तो केवल आरंभ ही है, मतलब स्टार्टिंग ही है। समय के साथ साथ जब उसके ज्ञान का विकास होता है तो वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वैसे ही आज का युग विज्ञान के विस्फोटक का युग है, इसलिए मनुष्य के लिए आवश्यक हो गया है कि वह अपने ज्ञान को और भी बढ़ाए और ज्ञान को आधुनिक ज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयत्न करे। तभी वह आज के युग की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदल सकेगा। दोस्तों कहने का मतलब कि मनुष्य जो है जिज्ञासाशील होता है। ज्ञान अगर प्राप्त करते हैं तो उसे लगता है कि और ज्ञान प्राप्त करे और करे। तो आज का जो युग है विज्ञान का युग है, तो हमें यह आवश्यक है कि अपने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं और जो आधुनिक ज्ञान है उसके साथ जोड़े। तभी हम आगे बदलते हुए जमाने के अनुसार, बदलते हुए परिस्थितियों के अनुसार खुद को अगर हम नहीं बदलेंगे दोस्तों, तो जो समय है वो हमें मतलब कि एक दिन बदलेगा तो उसमें हमें कष्ट होगा। लेकिन अगर समय से पहले, समय के अनुसार खुद को हम बदल लेते हैं तो हमें उतनी तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों ये कहा जा रहा है ऐसा न करने पर उसका बिछड़ना लाजमी है। कहने का मतलब कि अगर हम समय के अनुसार खुद को नहीं बदलेंगे दोस्तों, तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे इस दुनिया में। ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों में होती है। दोस्तों कहने का मतलब ज्ञान प्राप्त करने का जिज्ञासा ऐसा नहीं कि बच्चे में होता है या यंगस्टर में होता है। किसी भी एज के लोग हो, उनमें ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता होती है। ये छोटे बालक से लेकर बुढ़े तक में होती है। दोस्तों वृद्ध व्यक्तियों में भी देखने को मिलता है, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें, बुजुर्गों में भी देखने को मिलता है कि वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितने मतलब इच्छुक रहते हैं। बालक तथा प्रौढ़ों का मानसिक जो है दिमाग और शारीरिक बौद्धिक विकास हमेशा होते रहता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बीएड फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। मनुष्य की जिज्ञासा की प्रवृत्ति को संतुष्ट करते रहना चाहिए। बालक के मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है। अगर बच्चे का मानसिक और बौद्धिक विकास अगर आप चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तो उसके लिए ज्ञान भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के मुख्य साधन कौन कौन से हो सकते हैं, यानी क्योंकि हम लोग मेथड पढ़ने वाले हैं। तो मेथड में दोस्तों एक हो सकता है इंद्रिय अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त, यानी सेंसेस के थ्रू नॉलेज को हम कैसे प्राप्त करेंगे। और दूसरा दोस्तों रीजन, यानी तर्क बुद्धि के द्वारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यानी जो हमारे सेंस है, इंद्रियां हैं, उनके द्वारा हम ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट है दोस्तों अवलोकन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड। ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हमें प्रकृति के बाह्य रूपों का अवलोकन करना है, यानी जो हमारी प्रकृति है, नेचर है, उनको हमें देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा और बहुत सारी उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों जो प्रकृतिवादी हैं वो विशेष तौर पर रूसो जो है, रूसो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, रूसो जो है, रूसो जो है वो प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका मानते हैं। यानी कि आपके सीटेट वगैरह में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो रूसो है ना, वो ये बोलते हैं कि जो बालक का सबसे बड़ा टीचर है तो वो है कौन, हमारा नेचर, हमारा वातावरण है। उनका कहना ये है कि शुरू में बालक को अगर प्रकृति के गोद में रख दो तो वो ऑटोमेटिक जो प्रकृति है उन्हें शिक्षा देगी और वो बच्चे जो है ऑटोमेटिक वो शिक्षा लेंगे। और अध्यापक को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। कौन, रूसो। वो सबसे श्रेष्ठ अगर मानते हैं तो किसको मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं। दोस्तों जहां पर वो बोलते हैं कि अवलोकन होगा, यानी ऑब्जर्वेशन होगा दोस्तों, वहां पर निरीक्षण होगा। उसके बाद दोस्तों बालक अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करेगा, निरीक्षण के आधार पर अनुभव करेगा, अनुभव से दोस्तों अपने जीवन, समाज तथा देश के साथ जोड़ने का प्रयास करेगा और दूसरे के अनुभव को सुनने और अनुभव के आधार पर कोई मत बनाते हैं या अनुभव की सहायता से अपने बनाए हुए मत की परख भी करते हैं। इसके पश्चात दोस्तों अनुभव द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान की व्याख्या करते हैं और उस ज्ञान को तर्कपूर्ण ढंग से सुव्यवस्थित रूप में संगठित करते हैं तथा उस ज्ञान को स्वीकार करते हैं।
तो यानी उनका कहना बस यही है ऋषियों का कि प्रकृति में बच्चे को रख दो, ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। इसमें शिक्षा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने नहीं दिया। दूसरा दोस्तों मतलब सीखने का जो मेथड है वो क्या है, इंद्रिय से करके सीखना। दोस्तों लर्निंग बाय डूइंग, जब बालक इंद्रियों का प्रयोग कर रहा होता है तो किसी कार्य को कर रहा होता है। अगर आँख से वो देख रहा है मीन्स कि ये कोई काम ही कर रहा है। अगर अगर मान लो कोई बच्चे खेल रहे हैं और कोई बच्चा देख रहा है तो कोई कर ही रहा है, मतलब कि एक्टिविटी ही हो रहा है, देखने का वहाँ काम हो रहा है। कार्य करने से उस कार्य से संबंधित ज्ञान, अगर वो देख रहा है तो वो कहीं न कहीं यानी काम कर रहा है, और काम कर रहा है तो कहीं न कहीं ज्ञान प्राप्त कर रहा है। वो सीख रहा है कि कैसे खेलते हैं, या मान लीजिए कोई मैच देख रहा है तो कहीं न कहीं उससे कुछ सीखने को उसको मिल रहा है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है देख करके। या कोई सुन रहा है कोई चीज़ तो उससे भी उसको ज्ञान प्राप्त कर रहा है। कुछ कर रहा है कोई खुद तो उससे भी उसको ज्ञान कहीं न कहीं प्राप्त हो रहा है। और जो है बालक का आत्मविश्वास बढ़ता है दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करना और रुचिकर तथा सहज होता है। मतलब इस विधि से करके सीखने से जो ज्ञान होता है प्राप्त करना वो आसान होता है और इंटरेस्टिंग होता है, जिससे कि बच्चे का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अनुभव से सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, जब कोई व्यक्ति कार्य खुद करता है, स्वयं करता है तो उसको स्वयं का अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त करता है दोस्तों, उस पे उसको थोड़ा ज़्यादा फेथ होता है। दूसरों को किसी कार्य को करता हुआ देखकर पूरी तरह उस कार्य को नहीं कर सकता है। यानी करने का मतलब अगर कोई मान लीजिए कोई चीज़ बना रहा है, तो बना रहा है जैसे मान लीजिए क्लास में टीचर ही एक मैथ्स बना दिए बच्चों को, तो जब तक बच्चे खुद से वो सॉल्व नहीं करते हैं, वो फ़ॉर्मूले को अप्लाई नहीं करते हैं और उस फ़ॉर्मूले को अप्लाई करके मैथ्स को सॉल्व नहीं करते हैं, तब तक उनको अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हमने सीखा। तो दोस्तों यानी कोई चीज़ अगर हम केवल देख रहे हैं और तो उतना नहीं सीख सकते हैं, लेकिन हम खुद कर रहे हैं तो हम जल्दी सीख सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों अनुभव से सीखना, खुद के एक्सपीरियंस से सीखना। उसके बाद दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री आज के युग की एक महत्वपूर्ण देन है। यानी कि देखना भी, दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना, देखना भी और सुनना भी, इन दोनों से। जैसे स्मार्ट क्लासेस में क्या होते हैं कि बच्चों को दिखाए भी जाते हैं बहुत सारी चीजें और उस पे मतलब कि उसमें सुनाई भी पड़ता है, बच्चे सुनते भी हैं, उससे वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। दो इंद्रियों को एक साथ प्रयोग करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों अधिक ज्ञान के साथ साथ इसे सहज ढंग से भी प्राप्त किया जा सकता है, मतलब एक साथ में ज्यादा ज्ञान भी उनको मिल सकता है और इजी वे में। तो ये मतलब विषय सामग्री को अर्जित करने में कोई कठिनाई नहीं होती, सरलता के साथ ज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे बच्चे इजी वे में ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तर्क बुद्धि, अब सेकंड जो हमारा है मेथड वो है तर्क बुद्धि। तर्क बुद्धि में दोस्तों क्या होता है, दो तरह का यहाँ पर विधि आपको दिखाया गया है। दो विधियां हैं जो कि सहायक सिद्ध होती है, आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है दोस्तों, इसमें हम पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, यानी हम यहाँ पर फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। पहले बड़े चीजों को जो सामने दिखता है एग्जाम्पल्स, यानी कि उसको हम पहले बच्चों को दिखाते हैं, बताते हैं, उदाहरण देते हैं, और उसके बाद हम नियम की ओर जाते हैं जो कि सूक्ष्म होता है, अब्स्ट्रैक्ट होता है। तो इसलिए इसको कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पार्टिकुलर टू जनरल बोलते हैं। जैसे एक कौवा देखा वह काला था, दूसरा कौवा देखा वो भी काला था, तीसरा कौवा देखा वो भी काला था। इस प्रकार कहा जा सकता है सभी कौवे काले होते हैं। लेकिन एक ही बार में हम अगर बता देते हैं कि सभी कौवे काले होते हैं, फिर एग्जाम्पल देते हैं, तो ये दोस्तों आगमन नहीं कहलाएगा। आगमन में पहले एग्जाम्पल फिर आप रूल्स को बताते हो, इससे इसको एक रूल विधि भी बोलते हैं। एक रूल मतलब एग्जाम्पल रूल विधि। इसमें दोस्तों यह विधि से भूगोल, गणित, विज्ञान, भाषा, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना बहुत इजी होता है। निगमन विधि सेकंड जो हमारा है मेथड दोस्तों, डिडक्टिव मेथड। यह विधि आगमन विधि के जस्ट उल्टा है। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, जनरल टू पर्टिकुलर, वहाँ पर्टिकुलर टू जनरल, यहाँ जनरल टू पर्टिकुलर। यहाँ अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट होगा, यानी कि यहाँ पर पहले हम नियम बताते हैं और फिर उस नियम की पुष्टि करते हैं। जैसे कि एक त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ 3 एंगल, तो क्या होता है 180 को 2 इंटू 90 यानी कि 2 समकोण के बराबर भी इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो गया, हमने रूल बता दिया और उसके बाद एक त्रिभुज बच्चे को दे दिया और बच्चे को हम बोले कि चलो ये माप करके देखो तीनों एंगल का सम 180 हो रहा है या नहीं। तो ये दोस्तों हो गया आपका निगमन मेथड। लेकिन दोस्तों हमें बच्चे को पढ़ाना चाहिए दोनों मेथड को इंक्लूड करके। पहले आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए और फिर निगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए। आगमन विधि से रूल्स को पहले रूल पे जाना चाहिए एग्जाम्पल देकर, और निगमन विधि से प्रैक्टिस कराना चाहिए। तो टीचिंग का ये बेस्ट मेथड होता है दोस्तों, अगर दोनों यूज करके हम चलते हैं तो।
अंतःप्राज्ञा के बारे में थर्ड हमारा जो मेथड है उसके बारे में देखते हैं। अंतःप्राज्ञा का सहज बोध भी कहा जाता है। जैसा कि हम पहले भी विवेचना कर चुके हैं कि इस विधि में ज्ञान सहज बोध से प्राप्त होता है, यानी अगर इजीली हम बोध कर पा रहे हैं तो ज्ञान को अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि का विश्लेषण, सामान्यीकरण, विभेदीकरण, ये सभी प्रक्रियाएं जो होती है दोस्तों बाद में आती है, पहले अनुभूति से स्टार्ट होता है। पहले हम अनुभव करते हैं, फिर उसका विश्लेषण, फिर सामान्यीकरण, फिर विभेदीकरण, ये सारी चीजें होती हैं। दोस्तों इस प्रणाली के समर्थक हेनरी वर्गसो हैं। वर्गसो ने सबसे अधिक प्रभावशाली ढंग से अंतःप्रज्ञा को एक दार्शनिक प्रणाली के रूप में अर्थात जीवन और जगत के वास्तविक स्वरूप को समझने के साधन के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी उन्होंने कहा है कि जीवन और जगत को अगर वास्तविक स्वरूप को समझना हो तो अंतःप्रज्ञा जो है ये ज्यादा मेथड जो है बढ़िया है। परंतु पूर्ण ज्ञान सहज बोध द्वारा ही संभव हो सकते हैं। पूरे तरह से अगर ज्ञान हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना हो तो सहज बोध के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, व्यापार में सहज बोध की प्रतिभा दूरदृष्टि का एक अनिवार्य तथ्य है। यानी कि हमें सहज बोध भी का भी प्रतिभा, टैलेंट होना चाहिए और दूरदृष्टि होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज के टाइम में अगर हम बिजनेस स्टार्ट किए, नहीं चला तो मतलब एक दिन नहीं चला, 2 दिन नहीं चला तो हम बंद कर दिए। हमारा दूरदृष्टि होना चाहिए कि 1 साल बाद ऐसा हो सकता है, 5 साल बाद ये चीज ऐसा होने वाला है, तो हम आज से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से सहज बोध दर्शन में एक विधि के तौर पर आने से पहले काव्य और विश्वासों में अभिव्यक्ति हो जाती है। इसे ज्ञान की छठी इंद्रियों से संबंधित ज्ञान भी कहा जाता है, यानी छठी इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को अंतःप्रज्ञा ज्ञान भी कहते हैं। अब तो वचन अधिकारी ये ज्ञान दोस्तों यानी कि टेस्टिमोनी यानी ऑथोरिटी ज्ञान जो है, अब तो वचन वह ज्ञान है जिन काव्यों की प्राप्ति के लिए हमें विशेषज्ञ या अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। जो विशेषज्ञ हैं, जो अपने अनुभव से, अपनी मतलब कि वो खुद की अभिव्यक्ति से वो ज्ञान प्राप्त किए हैं, अपनी बुद्धि तर्क से वो ज्ञान प्राप्त किए हैं। इस ज्ञान का न तो संबंध इंद्रिय अनुभव से है और न ही ये बुद्धि तर्क से। मतलब हम अपनी न इंद्रिया का अनुभव करते हैं, ना अपने बुद्धि का तर्क लगाते हैं। ये ज्ञान उन विशेषज्ञों पर छोड़ देते हैं जो विशेषज्ञ खुद अपने विश्वासों ज्ञान को प्राप्त किए हैं। तो उन्हीं ज्ञान पर हम विश्वास करके वो ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं। यानी अधिकारात्मक ज्ञान हो गया, किसी ने के द्वारा प्राप्त किए ज्ञान, उस ज्ञान पर किसी का अधिकार है बट हम विश्वास करके उस ज्ञान को मान रहे हैं। जैसे दोस्तों सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, तो ये क्या है, पृथ्वी इसके इर्द गिर्द सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है और चारों तरफ घूमती है। तो दोस्तों ये इस ज्ञान को हम बस इसी तरह स्वीकार करते हैं, अपनी इंद्रिया का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं करते और अपनी तर्क बुद्धि का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। एकाग्रता और ध्यान, दोस्तों कंसंट्रेशन और मेडिटेशन से भी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि चित्त की एकाग्रता के बिना किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी अगर मन अस्थिर नहीं होगा तो हम ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मन को अस्थिर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ज्ञान की प्राप्ति सबसे उपयुक्त अगर विधि है एकाग्रता। अगर एकाग्र है तो हम ज्ञान को अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर मतलब कि अपने पूरी शक्तियों को एक बिंदु पर हम केंद्रित कर दे तो हम कठिन से कठिन विषय का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद दोस्तों इस चीज को बहुत ज्यादा महत्व दिए हैं, कंसंट्रेशन को। उन्होंने कहा एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है। यानी उन्होंने दोस्तों कहा है कि द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज द ओनली की टू द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। यानी हाउस ऑफ जो नॉलेज है उसका अगर खोलना हो तो उसके लिए जो चाबी है तो वो एकाग्रता है। एकाग्र होकर के ही हम नॉलेज के भंडार को खोल सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकाग्रता के साथ साथ ध्यान क्रिया का भी होना जरूरी है। और आध्यात्मिक ज्ञान में हम कहीं अगर दोस्तों एंट्री करते हैं तो वहाँ पर ध्यान बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एकाग्रता जरूरी होता है और ध्यान से हम एकाग्रता ला सकते हैं। प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो ज्ञान प्रयोगों के द्वारा प्राप्त किया जाता है दोस्तों उसको प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। प्रयोग जो करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है उस विधि को हम प्रयोगात्मक विधि कहते हैं और उस ज्ञान को दोस्तों हम प्रयोगात्मक ज्ञान बोलते हैं। दोस्तों इस ज्ञान में अधिकतर विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल आदि के क्षेत्र में ज्यादातर प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त किए जाते हैं। और क्योंकि प्रयोग करते समय बहुत से तत्वों को नियंत्रित करना पड़ता है, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो ज्ञान संबंधी परिणाम गलत भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों इस ज्ञान को नियंत्रित ज्ञान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जब कोई प्रयोग करते हैं तो बहुत सारे तत्वों को नियंत्रित, जैसे ओम्स लॉ दोस्तों आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर फिजिकल कंडीशन को क्या रखा गया, फिक्स रखा गया, तब ओम्स लॉ को प्रूव किया गया। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों को नियंत्रित करके, कंट्रोल करके तब उस प्रयोग को सिद्ध किया जाता है। तो दोस्तों प्रूव किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इसलिए इसको नियंत्रित ज्ञान भी कहते हैं। उसके बाद समस्या समाधान विधि है जो हमारा लास्ट है। समस्या समाधान विधि भी ज्ञान प्राप्त करने का एक मेथड है। जब कोई व्यक्ति या समूह किसी समस्या को लेकर समाधान प्रक्रिया में सोच विचार करता है तो उस समस्या के समाधान के लिए उसके मन में बहुत तरह के विचार आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो ज्ञान में परिवर्तित हो जाते हैं।
जब कोई भी व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है तो वो समस्या के बहुत से पहलुओं को सामने रखकर सोच विचार करते हैं, फिर दूसरे व्यक्तियों से भी विचार विमर्श करते हैं, और फिर समस्या के समाधान के लिए उसके सामने बहुत सारे विकल्प आते हैं। उन विकल्प सबसे सही जो होता है उनमें से उसका समस्या समाधान के साथ-साथ ज्ञान का भी भाग एक बन जाता है। तो दोस्तों यह विधि मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, और इस विधि के द्वारा व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि भी होता है, और इसके कारण समस्याओं का पहले से बना बनाया समाधान नहीं होता है। और दोस्तों इसका कारण क्या है कि कोई भी समस्या होता है तो उसका पहले से तो नहीं समाधान रखा जाता है। तो इसलिए जब समस्याएँ आती हैं, जब उसका समाधान के लिए हम चिंतन करते हैं तो वहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त होती है। तो ये भी एक हमारा मेथड हो सकता है ज्ञान प्राप्त करने का। तो ये ज्ञान प्राप्त करने का हमारा मेथड था आज के वीडियो में। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बीएड सेकंड ईयर से सारी वीडियो आपको मिलेगी। अगर आपके पास बुक नहीं होंगे, या दोस्तों अगर आप बुक नहीं परचेज़ कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, सारी वीडियो आपको यहाँ से मिलेगी। अगर ये सारी वीडियो से आप नोट्स बना करके अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएँगी। और दोस्तों ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपके मिल जाएंगे। तो दोस्तों वहाँ से सारे जो पीडीएफ है, बुक का पीडीएफ आपको बीएड सेकेंड ईयर का, वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट।